ठीक है बेटा, जो जो है हमारे पास। आ जाओ। अभी हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में नेक्स्ट टाइप देखते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो लिखो सब मेरे साथ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, लेट्स राइट। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ करने के दो मेथड्स हैं, ठीक है। पहला मेथड है विथ हिस्टोग्राम, और दूसरा मेथड है विदाउट हिस्टोग्राम। अब विथ हिस्टोग्राम बताऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा विदाउट हिस्टोग्राम क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड विथ हिस्टोग्राम। उसमें सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, हिस्टोग्राम बनाओगे जो डेटा आपके पास दिया है उसका, ठीक है ना। हिस्टोग्राम बनाना आपको आता है, लास्ट टाइम हमने क्लास में देखा था, ठीक है। हाँ सर। अब सेकंड आपको क्या करना है, यू हैव टू मार्क द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपर साइड ऑफ रेक्टेंगल। मतलब जो हिस्टोग्राम का रेक्टेंगल होता है उसकी जो ऊपर की सरफेस होती है उसके मिड पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, साथ ही साथ में एक डेटा लेके चलता हूँ। लेट्स टेक डाउन अ डेटा एज वेल। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा अवेलेबल है ये वाला, लिखो आप लोग मेरे साथ, मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। अब अगर ऐसा हिस्टोग्राम है जिसकी अनइक्वल क्लास इंटरवल है, तो आपको ऐसा आपके पास डेटा है जिसकी अनइक्वल क्लास इंटरवल है, तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी से हिस्टोग्राम बनाना आपको आता है। यस, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, है ना। यस और नो, ठीक है। तो 5, 10, 4, 6, 7, 3, 2, 2, 3 और 9, इजी। तो अब इसका हिस्टोग्राम बना लेते हैं पहले। तो लेट्स मेक द हिस्टोग्राम फर्स्ट, एक एक स्टेप बनाते चलते हैं। जब मैं इस डेटा का अगर हिस्टोग्राम बनाता हूँ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, और हाइट ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। तो पहले वाले की हाइट 5 है, इसको अलग कलर से बनाता हूँ। पहले वाले की हाइट ये है, हाइट। नेक्स्ट दूसरे वाले की 10, तीसरे की 4, चौथे की 6, फिर 7, फिर 3, 2, 2, 3, 9। ये हिस्टोग्राम बन गया आपके पास। इधर आपकी स्केलिंग आ जाएगी, इधर आपके पास मार्क्स आ जाएगा, इधर आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा। इतना सब बच्चे बना लोगे। अब हमको क्या सर करना 2 मिनट है, का टाइम दो ना सर। बना लो फटाफट फटाफट मैं टाइम हिस्टोग्राम बना लो देता सब हूँ। लोग। हाँ सर। मैं आते समय चले क्या,
सर बस 2 मिनट सर, 2 मिनट। सर क्या हुआ, आप कुछ बोल नहीं रहे हो क्या? वेट कर रहा हूँ बेटा, अब क्या बोलूँ मैं, तुम लोग कंप्लीट कर लो ना यार। नहीं सर, हो गया सर, हो गया। सर हो गया। तो कह दो वेट कर रहा हूँ भाई, बनाना है बोल रहे हो बना लो। हाँ सर, वो तो बना ही लिया था सर, बोलना भूल कर ले। गया था। अब देखो, हिस्टोग्राम ऑफ द डेटा आपके पास बनाना है आपको। फर्स्ट स्टेप, मार्क द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपर साइड ऑफ द रेक्टेंगल। अपर साइड ऑफ द रेक्टेंगल मतलब जो ऊपर का रेक्टेंगल है उसकी मिड पॉइंट्स को आपको मार्क करना है। ठीक है, तुम जो मार्क कर लो आप। इसका मिड पॉइंट कहाँ 5 पे आया होगा, इसका 15 पर आया होगा। सही है। नेक्स्ट, इसका कहाँ पे आया होगा, कहीं यहाँ पे। इसका कहीं यहाँ पे मिड पॉइंट आया होगा, कहीं यहाँ पे मिड पॉइंट, कहीं यहाँ पे मिड पॉइंट। समझ आ रहा है आपको? अब अगर ये मिड पॉइंट को मार्क कर रहे हैं हम, इसका मतलब क्या आप एक्स कोऑर्डिनेट बता सकते हो किधर मार्क कर रहे हैं हम? 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। इसको क्या बोला जाता है? क्लास क्लास मार्क्स। मार्क, है ना, क्लास मार्क बोला जाता है। वही हमने मार्क करा है, ठीक है ना, क्लास मार्क है ये। चलो, तो दूसरा स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी थर्ड स्टेप देखो। थर्ड स्टेप में क्या बोल रहा है वो? थर्ड स्टेप में बोल रहा है कि आपको इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है डॉटेड लाइन से। ज्वाइन दीज मिड पॉइंट्स बाय डॉटेड लाइंस। ज्वाइन दिस मिड पॉइंट्स बाय द डॉटेड लाइन। तो इसकी जो मिड पॉइंट है उसको आपको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है इन मिड पॉइंट्स को। तो ज्वाइन कर लो आप। ठीक है, इजी। आपने कुछ करा नहीं, मिड पॉइंट्स को सिर्फ ज्वाइन कर लिया, यही तो करना था, है ना? यस। यस सर। अब आपके पास जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आ गया है, इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मुझे एक्सपेक्टेड, देखो ये वाला क्या है 5 है, दिस पॉइंट इज 5, दिस पॉइंट इज 95। तो मुझे एक चीज बताओ आप, जो इसके बाद वाली एक हम सोच सकते हैं कि जहाँ पे ये टेबल खत्म होगी, ठीक है ना, ये टेबल कहाँ पे खत्म होगी, लेट्स से 95 पे टेबल खत्म हुई है। तो 95 जिसके बाद जो टेबल खत्म होने के हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो एक इमेजिनरी हम पॉइंट ले लेते हैं, एक लास्ट में और एक स्टार्टिंग में, जहां से ग्राफ शुरू होगा और जहां से ये ग्राफ खत्म होगा। तो इसके बाद का कौन सा पॉइंट लिया जा सकता है? सर मतलब समझा नहीं आप क्या कह रहे हो। बेटा हमको क्या, ये पॉलीगन को खत्म करना है। पॉलीगन मतलब जिसकी बहुत सारी साइड्स हैं और वो क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए। ये तो फिगर एक ओपन फिगर है, तो इस फिगर को मुझे क्लोज करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बाद में और इसके सर स्टार्टिंग में, 1 सेंटीमीटर का गैप लेना है ना? इसके बाद में और इसके स्टार्टिंग में इसको क्लोज करना है।
उसके बाद में और उसके स्टार्टिंग में इसको कैसे क्लोज करोगे आप? सर स्टार्टिंग का तो- क्लोज तो ओरिजिन से ड्रॉ कर देंगे तो स्टार्टिंग से तो क्लोज हो जाएगा ना। ओरिजिन से ऐसे डायरेक्टली ड्रॉ कर देंगे। सर वहाँ 105 हो जाएगा, 10 का गैप है इसलिए। हाँ बिल्कुल, सर। हर जगह हर चीज को अपन को मेंटेन करना है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा 105। ठीक है, तो अब इसको आप इसके साथ ज्वाइन कर लोगे तो ये फिगर आपका क्लोज फिगर हो जाएगा। सो आई विल फिगर क्लोज द फिगर। तो ये फिगर आपका इस तरीके से क्लोज फिगर बन जाएगा। ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। ओके, यस सर। मजा आ गया सबको? ये आपका Yes, sir. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। नोट कर लो इसको। अरे सर ऐसा भी होता है ना, मतलब सर मैंने ऐसा देखा है कि लिख या लो। किसी चीज का भी स्टेट्स होता है ना सर, तो एक ऐसा पॉलीगन बनाते हैं उसमें वेब जैसा सर बनाते हैं, वो क्या होता है? पता नहीं, तो भेजना मेरे तो को मैं लगा देख कि के ऐसा बता हो रहा सर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। दूंगा। सर ठीक है ना, तो लास्ट के 2 स्टेप लिख लो आप। मैं क्या लिखवा रहा हूँ आपको वो लिखो। तो फोर्थ स्टेप सर क्या बोल रहा है? यस बेटा। सर हम 100 पे क्लोज क्यों नहीं कर सकते? 100 पे इसलिए क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि आपकी ग्राफ में देखो ना सिमेट्री है। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45, 55, 65, 75, 85, 95। तो ऑब्वियसली बच्चा बच्चा जानता है 105 आएगा, यस सर। है ना? ओके, ठीक है, यस सर। तो लिख लो इसमें। फोर्थ पॉइंट आपका क्या है? यू हैव टू हैव 2 क्लासेस। ठीक है ना, you have to have 2 classes at the end. Classes midpoints. ठीक है ना? These are nothing but intervals of zero frequency. ये कौन सी intervals है जिनकी frequency 0 है? ठीक है ना, इनको क्या बोला जाता है? Imagined class intervals. Imagined class intervals है ये imaginary class intervals है। ये ऐसी class intervals है जिनकी frequency 0 है। ठीक है ना? Fifth, join all the points to get the frequency polygon. सर आपने फोर्थ में क्या लिखा है सर? बेटा फोर्थ में लिखा है 2 क्लासेस मिड पॉइंट्स, ऐसे मिड पॉइंट जिनकी इंटरवल 0 फ्रीक्वेंसी की है और वो इमेजिन्ड क्लास इंटरवल्स कहलाती है। ठीक है, ओके। सर मैं एक बात पूछी सर, यूज क्या आता है? बेटा ये रिप्रेजेंटेशन, डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है ना, तो दिख रहा है ना कि ये ग्राफ बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है। ठीक है, पर हिस्टोग्राम सर इज वो तो रिप्रेजेंटेड हिस्टोग्राम में हो जाता है ना। हिस्टोग्राम से ज्यादा अच्छा दिख रहा है इसमें। हाँ हिस्टोग्राम सर। से ज्यादा पीक दिख रही है अच्छे से। हाँ सर, मतलब बस कितना ठीक लॉस था। हो रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है वो सब का काम है लॉस ना सर? प्रॉफिट तो तुम लास्ट टाइम बोल रहे थे। अरे लॉस प्रॉफिट कैसे बताएंगे इससे यार अपन? हाँ। क्या अरे बोल सॉरी रहे हो सर, तुम? सेल सर, सेल सॉरी। ठीक है ना, लिख लो हाँ इसको सर। बेटा, लिख लो। सर डन। ठीक है, चलिए। तो आई थिंक सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आप लोग समझ गए हैं। ठीक है ना? अच्छा, आप हिस्टोग्राम के यस। बिना कैसे बनाएंगे सर? ठीक है ना, तो हिस्टोग्राम के बिना आप कैसे बनाएंगे बेटा, मैं बता दूं आपको। आप क्लास मार्क ले लेंगे, तो क्लास मार्क आपके पास इधर 5 है, 15 है, 25 है, ठीक है, 35, 45 है। तो पॉइंट्स आप ले लेंगे। व्हाट आर द पॉइंट्स? पॉइंट्स फॉर हिस्टोग्राम विल बी नाउ 5,5, 15,10, 25,4. So what you have an order pair x comma y, where x is nothing but the class mark and y is nothing but the frequency of that class. Okay, तो विदाउट हिस्टोग्राम में आपको करना क्या है? आपको x comma y पॉइंट्स ले लेने हैं। तो अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, ये पॉइंट 5,5 है, दिख रहा है? सॉरी 5 है, ये वाला 15,10 है, ये वाला पॉइंट 25,4 है,
ये वाला पॉइंट 35 कॉमा, अगर आप देख पा रहे हो 35,6 है। ये वाला पॉइंट अगर आप देख पा रहे हो 45,7 है। ये वाला पॉइंट 55,3 है। ये वाला पॉइंट 65,2 है। ये वाला पॉइंट 75,2 है। ये वाला पॉइंट 85,3 है। ये वाला पॉइंट 95,9 है। और ये वाला पॉइंट 105,0 और ये वाला पॉइंट -5,0। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को आपने प्लॉट करा तो उससे भी आप डेफिनेटली हिस्टोग्राम बना लोगे। यस, इजी, समझ आ गया सब बच्चों को? चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। सर यस 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 प्रतीक। सर अगर ऐसे करेंगे तो पॉलीगन खुला ही रहेगा, फर्स्ट और शुरुआत का और अंतिम का कैसे निकालेंगे फिर? ये तो एक्स एक्सिस से बंद हो गया ना, कवर्ड है एक्स एक्सिस की वजह से। नहीं सर, जैसे कि सर पहला 5,5 है और एंड वाला भी है, तो सर क्लोज करने के लिए कैसे करेंगे? जैसे विथ हिस्टोग्राम में हमने ये लिखा हुआ है ना ग्रे में, देखो ना मैंने किया है -5,0 मार्क किया हुआ है बेटा। ओके सर। और इधर भी 105,0 मार्क करा हुआ है। ये फिगर पूरा क्लोज फिगर है, ठीक है। एंड पॉइंट दोनों में सेम ही तरीके से लेंगे आप। इमेजिनरी 2 क्लासेस लेंगे जिनकी 0 फ्रीक्वेंसी लेंगे, ओके, और उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे आप और पॉलीगन को क्लोज कर देंगे आप। यस अब सर। ऐसा हो सकता है 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दे दें आपको और कंपेयर करने के लिए बोले, तो आप कंपैरिजन करके बता सकते हो। जो ऊपर होगा वो ज्यादा हायर परफॉर्मर है, जो नीचे है उसका परफॉर्मेंस कम है ना। यस सर। सर विदाउट हिस्टोग्राम में सिर्फ पॉइंट्स ले देना चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेट। बस ये लिखा ना, इसमें स्टेप्स क्या हो जाएगा, यू हैव टू एक क्लास मार्क एज एक्स कोऑर्डिनेट, लिखना है तो लिख लो आप, क्लास मार्क एज एक्स कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट, frequency of the class is y coordinate. Frequency of class will be y coordinate. Then what you're supposed to do, x comma y, take a point and join for all the classes. The obtained figure is a histogram. ठीक है, स्केलिंग लेबलिंग वो सारा आप करना अपने हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पॉइंट्स तो लोगे ही, तो लेबलिंग तो करनी ही पड़ेगी, है ना। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में। चलें आगे क्या? यस सर। देखो नेक्स्ट हेडिंग, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है? अभी तक जो आप डेटा देख रहे थे वो डेटा ग्राफिकली बना रहे थे, अपनी आंखों से डेटा देख रहे थे और उसको एनालिसिस कर रहे थे। अब आप मैथमेटिकली डेटा को एनालिसिस करोगे, मैथमेटिकल रिजल्ट निकालोगे, मैथमेटिकल कंक्लूजन्स निकालोगे। ये सारे सर क्या है सेंट्रल टेंडे? टिंडे नहीं सर, उसके बाद लौकी, टिंडा लौकी। अरे सर, टिंडे लिखा है, अरे सर टिंडे, क्या है बताइए। सेंट्रल टिंडे। अरे नहीं सर, उसके बाद क्या है सर? टेंडेंसीज, TENDENCIES, टेंडेंसीज। अरे इधर टेंडे लिखा था ना, तो सर बोलते नहीं टेंडे और आलू। टेंडे। चलें अब जल्दी जल्दी चलो, फटाफट आगे चलना है, चलें क्या? ठीक है ना, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नाउ व्हाट आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज? ठीक है ना, ये होता क्या है? ये डेटा का जो बोल सकते हैं ना क्रक्स ऑफ द डेटा, मतलब डेटा का कोर क्या इंडिकेट करना चाह रहा है, ठीक है ना, डेटा के बीच में क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ द डेटा व्हाट इट इज शोइंग। अब सेंटर 2-3 अलग अलग तरीके से सेंटर देखे जाते हैं। किस बेसिस में आप सेंटर देखते हो? भाई बोलते हैं ना कहाँ डेटा का जो दिल है वो है, सेंटर कहाँ पे, तो किस तरीके से सेंटर देखा जाता है? तो एक डेटा का सेंटर देखने का तरीका होता है मीन। मीन इज नथिंग बट एवरेज ऑफ द डेटा, एवरेज ऑफ डाटा। मैंने तुमको नहीं डाटा। नेक्स्ट, मीडियन की बात करते हैं। ये एक और तरीके का सेंट्रल टेंडेंसी है। मीडियन का मतलब ये होता है कि ये डेटा में आप ढूंढो, पहचानो कि सबसे बोल सकते हैं मिडिल मोस्ट चीज कौन सी है, बीच का डेटा कौन सा है, सबसे बीच का डेटा। ठीक है, मतलब मान लो 100 लोग आ गए,
100 लोग, ठीक है ना। तो मैं पूछ रहा हूँ 50th स्टूडेंट के मार्क्स कितने बताओ मेरे को। बाकी आगे का छोड़ दो, पीछे का छोड़ दो, डेटा को आप अरेंज कर लो। 50th स्टूडेंट का मेरे को डेटा आप बताओ क्या है। तो मीडियन इज नथिंग बट टॉकिंग अबाउट द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। अच्छा ये बच्चों को है ना लास्ट तक, जो 10th के बच्चे भी है उनको ये समझ में नहीं आता कि मीन मीडियन मोड हम निकालते किसके हैं। तो जो हम ये सेंट्रल टेंडेंसी बेटा निकालते हैं ना, ये ऑब्जर्वेशन में से निकालते हैं, ऑब्जर्वेशंस में से निकालते हैं। भाई इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या है, ये डेटा में ऑब्जर्वेशन क्या है बताओ। ये डेटा में जो सेंट्रल टेंडेंसीज निकलेगी वो किसकी निकलेगी। हमें जानना किसके बारे में है कि भाई डेटा की एवरेज क्या है, डेटा में मिडिल मोस्ट किसका मार्क्स है। तो जानना क्या है, हमको मार्क्स जानना है, हमको लोगों से कोई मतलब नहीं है। हमारे को जानना क्या है, हमारे को जो वैल्यू लानी है वो मार्क्स की वैल्यू के बारे में बताना है कि भैया 44 इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास, ठीक है। 44.5 इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास। कोई बोलेगा एवरेज स्टूडेंट इज 23.25, स्टूडेंट की बात नहीं हो रही, एवरेज मार्क्स की बात हो रही है। जो स्टूडेंट है वो तो फ्रीक्वेंसी डिनोट करता है, ठीक है। हम जो पढ़ रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसीज, जो हम डेटा का हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि डेटा का दिल कहाँ पे, तो वो एक्चुअली वेरिएबल्स के बारे में जान रहे हैं। हर बच्चे में क्या वेरी कर रहा है, हर बच्चे का मार्क्स वेरी कर रहा है। तो वेरिएबल डेटा के अंदर मार्क्स। चलिए, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज नथिंग बट ऑल द वेरिएबल्स। हम वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन से वेरिएबल का कौन सा वेरिएबल है जो बताएगा कि हाँ ये मीन है। वेरिएबल्स के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट थर्ड इज द मोड ऑफ द डेटा। अब मोड का मतलब क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी जहां सबसे ज्यादा हो, वेयर फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। सर आपने तो बोला अभी फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करेंगे। बेटा फ्रीक्वेंसी जहां पे मैक्सिमम है, एट दैट प्लेस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वो हमें मोड मिलेगा। मोड मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल ही होता है। मीन मतलब वेरिएबल का वैल्यू, ठीक है ना। ये सारी जो हम सेंट्रल टेंडेंसीज पढ़ते हैं ये वेरिएबल के लिए पढ़ते हैं कि अलग अलग वेरिएबल की किस वैल्यू के लिए मीन हमको मिलेगा, मीडियन मिलेगा, मोड मिलेगा। तो मीन मीडियन मोड ये हमारे लिए है 10th ग्रेड तक। दिस इज व्हाट वी आर गोना स्टडी टिल 10th ग्रेड, ठीक है। और क्या क्या टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज और भी होती है मैं आपको बता देता हूँ। तो और सिंपल टेंडेंसी जो होती है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। फिर एक होती है हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो ये भी अलग अलग टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज है, इन सबका अलग अलग यूजेज है, ठीक है ना। हर तरीके का जो बोल सकते हैं ना सेंट्रल टेंडेंसी है वो अलग अलग जगह में अलग अलग यूज किया जाता है। जैसे मैं बहुत ही अच्छा सा आपको एग्जांपल दे दूं। सर यस बेटा। सर पर मीन तो एक ही होता है ना, उसमें अलग अलग। नहीं, ये जो मीन हम पढ़ते हैं एवरेज ऑफ द डेटा, इसको बोला जाता है सिंपल मीन और अरिथमेटिक मीन। क्या बोला जाता है? अरिथमेटिक। ये होता है सिंपल मीन और अरिथमेटिक मीन, एएम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कहाँ पे अरिथमेटिक मीन फेल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी रेस्टोरेंट में हम खाने के लिए जा रहे हैं, ये बताया था मैंने आपको? यस नहीं सर नहीं बताया था। बताया था ना, मैंने बताया था। अरे हाँ पार्किंग वाला तो बताया था। बताया था हाँ सर, अरे सर वो आपने पार्किंग वाला रेस्टोरेंट बोला, है। पार्किंग वाला तो बताया तो था। रेस्टोरेंट जैसे हम कहीं खाने जाते हैं, ठीक है ना, तो ये सब चीजें फेल हो जाती है, तो सिंपल मीन काम नहीं लगती। सिमिलरली हम लोग जब स्टॉक कीपिंग करते हैं तो कभी हम देखते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा डिमांड में है, ठीक है ना, तो वो मोड से हमको पता चलता है। मोड इज नथिंग बट द मोस्ट पॉपुलर थिंग, ज्यादा पॉपुलर क्या है, ठीक है। तो ये सब चीजों आपका क्या आप चाहते हो डेटा में से, उसको सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है कि भाई मैं डेटा का मीन जानना चाहता हूँ। ये सब यूजर की डिमांड के ऊपर अलग अलग टेंडेंसीज का इन्वेंशन हुआ है। जो अलग अलग टेंडेंसीज लोगों ने निकाली है वो अलग अलग टेंडेंसी डिपेंडिंग अपॉन यूजर है कि भाई जो यूजर है वो किस तरीके से डेटा को एनालिसिस करना चाहता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द यूजर दी सेंट्रल टेंडेंसीज आर देयर। आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई और तरीके से भी डेटा का एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है ना। वो आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव होगा उस चीजों को देखने का। चलिए, तो ये सब चीजें तो होती रहेंगी। अब सर हमारे मीन नेगेटिव में भी हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है बेटा। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। अगर नेगेटिव वैल्यूज का एवरेज लोगे तो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मीन, ओके। मीन हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज ऑफ द नंबर्स।
तो सबसे पहली मेथड हम पढ़ने वाले मीन निकालने की, व्हेन द डेटा इज इन डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ डेटा। अब डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ डेटा जैसे आपके पास यहाँ पे मैं देता हूँ 5 7 4 लेट्स से 8 12 6 -5 14, ठीक है ना, ये डेटा है आपके पास। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले डिस्क्रीट फॉर्म में जो डेटा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। So sum of the observation upon total number of observations. So this is nothing but mean of the data. Mean को denote करते हैं बेटा x बार से, x के ऊपर डंडी लगाते हैं बार, ठीक है। तो मीन क्या हो गया? 5 + 7 + 4 + 8 + 12 + 6 - 5 + 14। तो सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करा, डिवाइड बाय 3 6 8, 8 ऑब्जर्वेशन आते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 8। तो सम कितना हो जाएगा? 7 + 5 12 + 4 16 + 8 24 + 12 36 42 56 51/8। यही आ रहा है आप लोगों का भी। 8 ये आ जाएगा, 8 6 = 48, 30 हो जाएगा 3 6.37। 75, ठीक है। ये आपका डेटा आ जाएगा। ओके 6.375, दिस इज द मीन ऑफ द डेटा बेटा, ठीक है ना, ये आपके डेटा का मीन है। ओके नेक्स्ट, अब इसी में कुछ हम और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखो डिस्क्रीट फॉर्म में हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे। अब प्रॉपर्टीज के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इफ, लिखते जाओ, ठीक है ना। सबसे पहला, इफ x bar is mean of n observation, then algebraic sum of deviations from mean is 0। अच्छा, इसका मतलब क्या? अभी मैं आपको मैथमेटिकली ये क्या बोल रहा है वो समझाता हूँ। प्रॉपर्टी पहली, अगर x बार मीन है एन ऑब्जर्वेशन का, तो एल्जेब्राइक सम ऑफ द डिविएशन फ्रॉम मीन इज 0। मतलब हर ऑब्जर्वेशन को अगर हमने सम ऑफ डिविएशन, वर्ड्स को अच्छे से समझना, सम ऑफ डिविएशन, तो पहले डिविएशन क्या होता है? डिविएशन का मतलब होता है जो ऑब्जर्वेशन है, मान लो x1 एक ऑब्जर्वेशन है आपके पास, उसको अगर हमने मीन से घटा दिया तो ये डिविएशन आ गया। ऑब्जर्वेशन में से मीन घटा दिया तो डिविएशन आ गया। तो मुझे एक चीज बताओ, इसके डिविएशन अगर मैं लिखूं तो मीन कितना है आपके पास? 6.375 है। तो 5 में से अगर 6.375 घटा दिया जाए तो -1.375 बच जाएगा। तो ये डिविएशन आ गया इस ऑब्जर्वेशन का। तो ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि बेटा हर ऑब्जर्वेशन का आप डिविएशन निकालो और उन डिविएशंस को जब आप ऐड कर लोगे तो आपका सम 0 आ जाएगा। ये मैं प्रूव करके दिखा दूं आपको। लेट्स डू इट। कैसे करेंगे? आ जाओ, समझ आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। यस सर। वो द प्रूफ ले लेते हैं। तो हम बोलते हैं कि लेट्स से x1 x2 से लेके xn तक मेरे पास ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। x1 से लेके xn तक मेरे पास ऑब्जर्वेशन है। अब बिफोर आई गो फॉर प्रूविंग दिस, कुछ मैथमेटिकल चीजें ना लिखने में बच्चों को ऐसे होता है ना, अटपटा फील होता है, अजीबोगरीब फील होता है। तो क्या फील होता है मैं बताऊं। देखो मान लो कहीं ऐसा लिखा है ना 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे लिखा हुआ है। तो मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, थोड़ा इनको लिखने का तरीका बदल देते हैं, ठीक है ना। ये लिखा हुआ क्या है? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन लिखा है। तो इनको मैं क्या करता हूँ पता है? इसमें मैं एक समेशन लगाता हूँ और समेशन में मान लो मैंने n लिख दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके 5 तक। तो ये एक्चुअली मैथमेटिक्स में क्या लिखा है पता है? कोडिंग अपन करते हैं, याद है? फॉर i = 1, i <n, i++ करते हो, आपने करा है कभी ऐसा? सर। फॉर लूप लगाया? हाँ यस सर। अरे पर सर इसी जरूरत क्या होती है सर? इतनी इसी भाषा में लिखा है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर इसकी जरूरत वहां पड़ती है, अभी तो ये छोटे छोटे नंबर है, पर जब बहुत सारे 100-150 नंबर होंगे तब इसकी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, बहुत सही बताया आपने, ठीक है ना। 100-150 नंबर पड़े हुए हैं और उनके कुछ पैटर्न है, जैसे 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। तो ऐसे डेटा को कलेक्टिवली अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको कलेक्टिवली लिख सकता हूँ 2r + 1 के फॉर्म में।
3 और सर 5 अगर 7 कोई गैप अप नहीं हो, बस ऐसे ही नंबर उठा लिए तो 100 200 कोई भी बात है तो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो कोडिंग में हम कैसे करते हैं, फॉर आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। तो ये कोडिंग भी ऐसे होता है, समेशन का कोड है। समेशन के कोड का मतलब क्या है, जो ऑपरेशन अंदर होगा वो एडिशन का ऑपरेशन होगा। क्या होगा, एडिशन का। n 1 से शुरू होने का मतलब क्या, ये बताता है कि भाई 1 से शुरू करना है अपन को, तो वो 1 पहले लिखता है डेटा, फिर 1 लिखने के बाद वो इंक्रीमेंट करता है, तो फिर 2 पे जाता है, फिर वो चेक करता है कि भाई 5 से छोटा है ना 2, हाँ बिल्कुल ठीक है, फिर ऐड करो इसको, फिर 3, फिर 4, फिर 5। जैसे n की वैल्यू 5 रख दी उसने, उसके बाद वो बढ़ाता है उसको 6 करता है, फिर 6 करने के बाद वो ऊपर देखता है तो बोलता है अरे तुम तो 5 ही हो, अपना काम खत्म भाई, वापस घर भेज देता है उसको, जाओ 5 तक का ही था कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो ऐसे ये लूप चलती है। तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा है समेशन ऑफ लेट्स से 2r, r स्टार्टिंग फ्रॉम 5 से लेके 10 तक, तो r पहले 5 जाएगा, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा 10, सही है। फिर वो क्या करेगा, r को 1 बढ़ाएगा तो 6 डालेगा, 6 डालेगा तो कितना आएगा, वैल्यू 12 आ जाएगा। फिर ऊपर देखेगा 6 6 6 पहले r की जगह 6 करूंगा तो ऊपर देखूंगा, हाँ भाई ठीक है चलेगा, 10 से छोटा ही है, तो 12 आ जाएगा। फिर 7 करेंगे तो 14 हो जाएगा, फिर 8 करोगे तो 16, 9 करोगे तो 18, 10 करोगे तो 20, ठीक है। फिर जैसे r की वैल्यू आपने 11 करी, ऊपर देखेगा बोलेगा 10 तक ही था, चलो भाई हो गया अपना काम, इजी। अब इसको लिखने का तरीका ये भी है बेटा, समेशन में ना जैसे 2 लिखा हुआ है, तो 2 अगर बाहर भी जाएगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, 2 तो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो सब में से देखो, आप अगर इन सब में से 2 बाहर निकाल दो तो क्या बन जाएगा, 5 + 6 ही तो बन जाएगा, +7 + 8 + 9 + 10, तो सबके साथ 2 जुड़ जा रहा था, सर तो 2 को सर हमने बाहर 2r भेज दिया। मतलब 2 का गैप है। 2r मतलब r की जगह पे वैल्यू रखनी है और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, हाँ सर। ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, r आउटसाइड सॉरी 2 आउटसाइड समेशन ऑफ r = 5 से लेके 10 तक, यही तो लिखा हुआ है, ये देखो आप, ये लिखा ना, r की जगह 5 डाला, फिर 6 डाला, 7 डाला। तो ये हमें क्या बता रहा है, हमें ये बता रहा है कि समेशन के बाहर डायरेक्टली कांस्टेंट जो मल्टीप्लाइड है उसको लेके आ जा सकते, क्यों, क्योंकि वो हर टर्म के साथ मल्टीप्लाइड होगा। अच्छा, इसी तरीके से 2 अलग अलग सीरीज है आपके पास, जैसे मान लो 1 एक सीरीज है, फिर 2 एक सीरीज है, फिर 3 एक सीरीज है, ऐसे चलती हुई जा रही है। दूसरी एक सीरीज आपके पास लिखी हुई है 15 16 17 18, ये सीरीज लिखी है। तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो समेशन एक r लिखा है, r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके मान लो ये 10 तक जा रहा है और ये 20 तक जा रहा है, तो r 1 से लेके 10 तक। दूसरी सीरीज लिखी है, इसमें भी r लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे r फिर आपको उस हिसाब से 15 से लेके 20 तक स्टार्ट करना है, ठीक है। समझ आ गया आपको, ओके। आई थिंक सो काफी ज्यादा चीज बता दी मैंने। तो अब होता क्या है, मीन को लिखने का तरीका ऐसा भी बहुत किताबों में दिखता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब समेशन ऑफ xi अपॉन n, ठीक है ना। xi का मतलब क्या है भाई, ऑब्जर्वेशन ऐसी लिखी हुई है x1 x2 x3 से लेके xn तक, तो कोडिंग स्टार्ट होगी i = 1 से लेके n तक, इजी। अब समझ आ गया आपको हाँ सर। ये ऐसा क्यों लिखते। चलो अब आ जाओ, अब क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। If x bar is the mean of the n observation, then algebraic sum of the deviation from mean is 0. Mean is 0. अब ऑब्जर्वेशन क्या है, x1 x2 xn तक ऑब्जर्वेशन है, इनका डिविएशन मीन से क्या हो जाएगा, मान लो मीन तो x बार है बेटा, तो ये डिविएशन अगर मैं लिखता हूँ डिविएशन, तो पता क्या चला, डिविएशन ऑफ ईच, हर एक का डिविएशन क्या होगा, x1 - x बार होगा, इसका x2 - x बार होगा, इसी तरीके से लास्ट का क्या हो जाएगा, xn - x बार। अब उसने क्या बोला, सबके डिविएशन का सम भाई 0 के बराबर ही होगा। हमने बोला अच्छा देख लेते हैं, सबका सम कर लेते हैं डिविएशंस का। तो x1 - x बार प्लस x2 - x बार, अप टू कहाँ तक जाएंगे, xn - x बार तक जाएंगे। अब आपको ये पता चल रहा होगा कि सारे एडिशन वालों को जो प्लस साइन के साथ है उनको एक साथ लिख दूं क्या, और सारे बार वालों को एक साथ लिख देता हूँ। तो x बार कितनी बार आया होगा बेटा, 1 से शुरू किया 1 2, तो n बार आया होगा, यस यस और नो, समझ आ रहा है आपको। यस सर। Yes, sir.
अब मुझे एक चीज बताओ आप, x बार होता क्या है? ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेके xn बाई n होता है। अब यही n को जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो n इंटू एक्स बार क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 से लेके xn तक हो जाएगा। वही लिखा है, यही ब्रैकेट माइनस यही ब्रैकेट वापस से लिखा है, तो ये तो सेम चीज इक्वल टू 0 हो जाएगी ना। समझ आ गया आपको? यस सर। नोट कर लो। सर यस बेटा। सर आपका अभी क्लास में तो वो जो आज ग्रुप में क्वेश्चन आया था ना सर, उसमें वो वरुण ने किया था, पर सर मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, वो आप समझाना अभी सर। कोई बात नहीं बेटा, क्लास के बाद मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हाँ आ जाओ, सर। प्रॉपर्टी 2। ये लिख लिया सबने? चलें आगे क्या? प्रॉपर्टी 2 में आ जाए। प्रॉपर्टी 2 लिखो। तो ये डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, दीज आर डायरेक्ट एमसीक्यूज व्हिच कम। प्रॉपर्टी 2 लिखो। इफ एक्स बार इज मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस, if x bar is mean of n observations and if each observation is increased or decreased by k, then mean is increased or decreased by k। नोट कर लो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोल रहा है अगर हर ऑब्जर्वेशन k से बढ़ जाए या k से घट जाए तो मीन भी अकॉर्डिंगली k से बढ़ जाएगा या k से घट जाएगा। यस बेटा, जा सकते हो फिर जाओ। ठीक है, तो मीन आपके पास क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn बाई n। ये मैं बोल सकता हूँ ओल्ड मीन है, ये ओल्ड पुराना डेटा है। नए डेटा में हुआ क्या? नए डेटा में उसने ये बोला कि हमारे पास जो हर ऑब्जर्वेशन है, मान लो वो k से बढ़ जाती है, तो हर ऑब्जर्वेशन k से बढ़ गई तो नया मीन क्या हो जाएगा देख लेते हैं। x1 प्लस k करना पड़ा पहले ऑब्जर्वेशन को, दूसरे को भी x2 प्लस k करना पड़ा, तीसरी को भी x3 प्लस k करना पड़ा, अप टू xn प्लस k करना पड़ा अपॉन n। तो हुआ क्या? सारी x1 x2 x3 xn को एक साथ ले लिया, प्लस n बार k आ जाएगा बाई n बाई n। तो अगर ऑब्जर्व करो आप तो ये तो पुराना मीन है, तो x बार ओल्ड आ जाएगा, ये तो प्लस k आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बोल दिया? न्यू मीन इज ओल्ड मीन प्लस के। वैसे अगर हर डेटा को k से घटा दोगे तो मीन भी k से घट जाएगा। तो हम यहाँ से क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर मैंने हर वैल्यू को कुछ 2 से बढ़ा दिया तो नेट मीन भी 2 से बढ़ जाएगा, और हर वैल्यू को अगर मैंने 2 से घटा दिया तो मीन भी 2 से घट जाएगा। ठीक है, चलिए एक और प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। लेट्स राइट प्रॉपर्टी 3 नाउ। देखो प्रॉपर्टी 3, सब बच्चों को समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। यस सर। ये स्कूल में किया हुआ है क्या आपने? अरे सर ये प्रॉपर्टी से पहले पढ़ी थी सर, बहुत पहले प्रॉपर्टी तो, डायरेक्ट सम सॉल्व ये किया। प्रॉपर्टी 2 तो। ओके, देखो इफ x बार इज द मीन ऑफ दीज नंबर्स एंड ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय k। ईच ऑब्जर्वेशन, ये प्रूफ पहली बार देख रहे हो आप? यस सर। हाँ सर, शायद प्रूफ नहीं करवाया था, बस सर फॉर्मूला देखो, यस multiply सर, by बस k। नंबर्स लेके बता दिया था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, लिख लो। होता क्या है, अगर x बार मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन है और मैं हर ऑब्जर्वेशन को k से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं, देन मीन गेट्स। आपको लेकिन प्रूफ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. यस सर। प्रूफ समझ आ रहा है आप लोगों को क्या बता रहा हूँ? इसमें क्वेश्चन ने क्या बोला कि मैं अगर हर ऑब्जर्वेशन को k से मल्टीप्लाई करता हूं तो मीन भी k से बढ़ जाता है, अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन को k से डिवाइड करता हूं तो मीन भी k से घट जाता है। चलिए लेट्स टेक दिस, कैसे करेंगे इसको प्रूफ को।
प्रूफ से शुरू करते हैं। देखो तो प्रूफ में इसने क्या बोला है, अगर x1 x2 x3 से xn एंड ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय k, मतलब मैं x बार न्यू लिखता हूँ अभी, ठीक है ना। ओल्ड का तो फोटो आपको याद है दिमाग में क्या ओल्ड था, तो k टाइम्स x1 हो गया, k टाइम्स x2 हो गया, डॉट 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 k टाइम्स xn हो गया, अपॉन x1 प्लस x2, सॉरी अपॉन n, ये n आ जाएगा नीचे, है ना। अब मैं अगर ऊपर से सब में से k बाहर निकाल दूं तो ये बन जाएगा x1 प्लस x2 डॉट डॉट xn बाय n। सही है। तो ये वाला जो फोटो है, ये पूरी, ये फोटो पहचान पा रहे हो आप, पुरानी फोटो है, ठीक है ना। तो आपका मीन पूरा k से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। मतलब मैंने हर अगर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीन भी 2 से बढ़ गया, ठीक है। चलिए अब छोटे छोटे से क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेट्स राइट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहा हूं मैं। सर थोड़ा ऊपर करो ना। ये लो बेटा, ठीक है। सर वो fx वाला भी बता देना ना। पूरा बताऊंगा मैं, 15-20 मिनट ज़्यादा लगेगा, लेकिन आज आपका पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे।